नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, पीएम मोदी जी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया है। और जब ये लॉन्च कर रहे थे तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस साहब, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। इस न्यूज़ के बारे में मैंने कल भी बात की थी, आज भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ साथ देखा जाए तो कर्नाटका के कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया है SC/STs का रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए। रिजर्वेशन को बढ़ा के पॉलिटिक्स करना और वोटों को अपनी तरफ खींचना, ये ओवरऑल हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने अब तक किया है। एक बार और ये हो रहा है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है यहाँ पे। फिर वाराणसी और तमिलनाडु के बॉन्ड को स्ट्रांग करने के लिए केंद्र की सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसकी हम बात करेंगे। फिर भैया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं केंद्र की द्वारा प्रोमुलगेट किए गए नए एनवायरमेंटल रूल्स, ऐसा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने बोला है। क्या बोला है इसको देखेंगे। फिर लिज ट्रस जी की ये प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो चुकी है। एक्चुअली अभी के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, बट ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करी। उसके बारे में कल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे जो लिज ट्रस की 45 दिन की प्राइम मिनिस्टर थी, दिस टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर फॉर इंग्लैंड। किस तरीके से 45 दिन के अंदर उन्होंने इंग्लैंड की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। क्या रोल था उनके फाइनेंस मिनिस्टर का, क्या सुवेला वर्मन के साथ हुआ, ये सब हल्का फुल्का आइडिया मैंने लिया है। ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी, कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट समझाए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए। फिर भाई, अगर बात की जाए तो एडिटोरियल में एक आर्टिकल हिंदी एंड हिंदी अलोन को लेके है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे नहीं। और दलित, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को SC स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि धर्म का एंगल भी आ गया, कास्ट का एंगल भी आ गया, तो ऐसे आर्टिकल्स की बात ना ही करो। जो आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, नॉर्थ इंडिया में स्टबल बर्निंग का इशू, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनी टंग्स, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको अलग अलग भाषाएं आती है और अलग अलग भाषाएं सीख के आप क्या फायदा ले सकते हो, ये देखेंगे। फिर एक्सटेंडेड फैमिली एंड चेक्स नो बैलेंस, तो 2 और आर्टिकल है। एक और आर्टिकल है आज, ये 4 आर्टिकल्स तो डिस्कस करूंगा। एक और आर्टिकल है राइस की खेती को ले। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पोकाली पैडी की। ओके, मैं स्पेलिंग लेता हूं POKKALI। तो ये जो पोकाली चावल है, पोकाली पैडी है, इसकी इस साल बहुत अच्छी ईल्ड देखने को मिली है। ये उगाया जाता है कडमकुड्डी आइलैंड नियर कोची इन केरला। तो केरला की जो कोची शहर है, कोची शहर के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है कदमकुड्डी आइलैंड। तो कदमकुड्डी आइलैंड में उगाया जाता है ये पोकाली राइस। और पोकाली राइस अपने आप में आप कह लो एक एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस है। इस पर्टिकुलर राइस को उगाने के लिए एक इंडिविजुअल को अपने आधे पैर, मतलब अपने घुटने के ऊपर तक पानी, गहरे पानी में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब वेस्ट डीप वाटर, आपकी कमर तक पानी आ जाएगा। इतने गहरे पानी में खड़े होके ही आप पैडी स्टॉक्स को हार्वेस्ट कर सकते हो। और ओवरऑल ये जो पोकाली पैडी उगाया जाता है ना, ये अल्टरनेटिवली उगाया जाता है। मतलब एक सीजन आएगा पोकाली पैडी का, फिर एक सीजन आएगा फिश फार्मिंग का, फिर पोकाली पैडी का, फिर फिश फार्मिंग का। अब पहले क्या था कि लगभग 25,000 हेक्टेयर्स के इलाके में, आज से 25 साल पहले 25,000 हेक्टेयर्स के इलाके में पोकाली पैडी उगाया जाता था। आज की डेट में केवल 4,000 हेक्टेयर्स के इलाके में पोकाली पैडी उगाया जाता है। पोकाली पैडी का जो सीजन है, राइस साइकिल है, वो है 15 अप्रैल से लेके 15 नवंबर के बीच में। लेकिन पोकाली पैडी से चूंकि फार्मर्स ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो पोकाली पैडी की बजाय फिश फार्मिंग और श्रिम्प फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो फिश फार्मिंग और श्रिम्प फार्मिंग के चलते पोकाली पैडी शायद आगे आने वाले समय में रेलेवेंस से बाहर चला जाए, फार्मर्स इसको उगाना ही बंद कर दें। तो इस कंटेक्स्ट में पोकाली पैडी आपको पता होना चाहिए क्या है, कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें कमर तक गहरे पानी में खड़े होके आपको पोकाली पैडी की जो क्रॉप्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, इनको काटना पड़ेगा हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है भाई, तो एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर आ जाते हैं भाई वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब बिल्कुल अलर्ट, क्या हो रहा है फील्ड में, क्या नए आइडियाज हैं, मेथड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑन द बॉल होना पड़ेगा। क्या क्या नए मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स, तो बेसिकली यू आर ऑन द बॉल। आप अलर्ट हो, अवेयर हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उसी प्रकार से मान लो कोई धंधा कर रहा है, स्टील का धंधा कर रहा है,
तो स्टील के धंधे में कौन सा सप्लायर कितने में माल बेच रहा है, मार्केट में कितने में माल बिक रहा है, कौन सा बड़ा खरीदार है, ये सब आपको पता रखना पड़ेगा। नए आइडियाज, नए मेथड्स, नए ट्रेंड्स जो सब उधर के आ रहे हैं आपको मालूम रखने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो इसको आप बोलते हो ऑन द बॉल, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अलर्ट है न्यू आइडियाज से, मेथड से, ट्रेंड से, कॉम्पिटेंट है, अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, चीज़ों को समझ पा रहा है और ग्राउंड लेवल पे उसको अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर पा रहा है। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक चाहिए दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी लेट तक जवाब नहीं दे पाता हूँ, प्लीज़ बियर विद मी। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। चलिए भैया, आज की पहली न्यूज़, मोदी जी ने लॉन्च किया है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको बोला गया है। एक नया इनिशिएटिव है सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल का एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। मोदी जी का ये बोलना है कि भाई केवल सरकारों की देखो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, लेकिन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है। और डेमोक्रेटिक आप कैसे बना सकते हो? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल को बराबर की ताकत है, तो हर इंडिविजुअल बराबर से अपना पूरा जोर लगा के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की कोशिश करेगा। ये कॉल दे रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कॉल को एंटोनियो गुटेरेस साहब ने एक्सेप्ट किया है। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने अनवील किया है लाइफ लोगो और टैगलाइन। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो मिशन डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर लाइफ मिशन का रिलीज किया एंटोनियो गुटेरेस साहब ने, और इस पूरे इवेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल साहब, ये सब लोग प्रेजेंट थे। फिर मोदी जी ने यहाँ पे ये भी बोला कि मिशन लाइफ को हम गुजरात से इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि गुजरात ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने रेन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट प्रोटेक्शन की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। फिर मोदी जी ने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी हम बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स लगाना, कैनाल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाना, वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को डिप्लॉय करना ड्रॉट प्रोन इलाकों में, एनवायरमेंटल रिलेटेड कैलेमिटीज से लड़ने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो ये सब ऑलरेडी इंडिया कर रहा है, और इसी बीच में इंडिया आपका नारा दे रहा है लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का, मतलब लोग अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल बनाएं ताकि हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक अच्छा अर्थ छोड़ के जाए। ठीक है, तो मिशन लाइफ एज अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया, ये डिस्क्राइब किया गया पोएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना, दुनिया क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इसी प्रकार से जी सकती है। जो भी यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हम मीट कर सकते हैं अगर एक इंडिविजुअल अपने दम से चीज़ों को बदलने की कोशिश करे। मतलब घर में लाइट ज़्यादा मत चलाइए, ओवरऑल कार का इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, नॉन वेज ज़्यादा ना खा के प्लांट्स खाइए, जिससे आपका जो इकोलॉजिकल लोड जा रहा है, आप जो इकोसिस्टम पे प्रेशर डाल रहे हो वो कम से कम हो। और हर इंडिविजुअल दुनिया का अगर अपनी कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड को थोड़ा कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली हम इन्वायरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये जो मिशन लाइफ है ये P3 मॉडल पे भरोसा रखता है। प्रो प्लैनेट पीपल, वो लोग जो अपने से साथ साथ प्लैनेट के बारे में भी सोचते हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से ही प्लेनेट की लाइफस्टाइल डिपेंड करेगी। तो गंदगी नहीं करना, अच्छा खाना खाना, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को बर्बाद नहीं करना, पानी को बर्बाद नहीं करना, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल मिशन में या लाइफ मिशन में मत ही नहीं। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज सिर्फ पॉलिसी मेकिंग से नहीं सुधरेगा। क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंडिविजुअल, एक फैमिली, एक कम्युनिटी को मिल के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से लड़ने के लिए, एक्सट्रीम वेदर कैलेमिटीज को रोकने के लिए। फिर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के सिद्धांत को फिर से यहाँ पे एडवोकेट किया है मोदी जी ने। उन्होंने बोला सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। जो चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टील है तो उसको हमने एंड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया रेफ्रिजरेटर बना के, फिर जब रेफ्रिजरेटर हमने डिस्पोज ऑफ किया, उसी रेफ्रिजरेटर को रिसाइकिल करके स्टील को रिकवर किया और उससे कोई दूसरी चीज़ बना दी, मान लो फ़ोन बना दिया या फिर ऑटोमोबाइल में कहीं इस्तेमाल कर लिया। समझ गए? तो इससे क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी अडॉप्ट होगी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का कंसेप्ट आएगा, और साथ साथ लाइफ मिशन के थ्रू एक इंडिविजुअल अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को तो कम कर ही रहा है। फिर इंडिया की बात करते हुए बता रहे हैं मोदी जी की, देखिए इंडिया के अंदर पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट 1.5 टन ही है। अगर दुनिया में ऑन एन एवरेज पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है तो इंडिया में 1.5 टन है। मतलब एक इंडिया का आम नागरिक दुनिया के ग्लोबल सिटीजन के एवरेज के आधे से भी कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। मतलब हमारी
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के एमिशंस हो रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, वो दुनिया के आधे से भी कम है। समझ गए भाई? फिर देखिए, विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में इंडिया चौथे नंबर पे, सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में 5वें नंबर पे। पिछले 7 से 8 सालों में हमने अपनी रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 290% से बढ़ाया है। फिर अगर आप देखो तो हमारा टारगेट ये था 2030 तक कि हमारी 40% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किससे हो? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हो। देखो, एक तो होते हैं फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, कोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, ये आप कह लो पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं। इनसे अलग हट जाओ तो सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, ये क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, रेन्यूएबल सोर्सेज हैं। ठीक है, खत्म नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट था कि हम 2030 तक अपनी 40% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से पैदा करेंगे। ये हम 2021 में अचीव कर चुके हैं। मतलब हमने अपने टारगेट के 9 साल पहले ही अपनी 40% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को किससे अचीव किया है? रेन्यूएबल सोर्सेज से, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। फिर इंडिया नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुका है। बेसिकली एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह लो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो। फिर एंटोनियो गुटेरेस साहब ने इंडिया की बड़ी तारीफें की कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया, इंडिया इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, फॉसिल फ्यूल के यूजेजेस को कम कर रहा है। मतलब इंडिया की भर भर के तारीफ की है। देखिए, करनी ही पड़ेगी क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली में रेन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बहुत एफर्ट मारा है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इतना एफर्ट नहीं मार रही। इनफैक्ट अब तो बहुत सी कंट्रीज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और कोयला बेस्ड पावर को प्रोड्यूस करने में लग गई हैं। इंडिया एक तरफ कोल बेस्ड पावर को कम इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी कंट्रीज बढ़ा रही हैं। तो ये जो इवेंट हुआ था जहाँ पे ये सब हुआ है लाइफ वाला लॉन्च, ये नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ मिलकर कंडक्ट किया था। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 1-2 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। कर्नाटका कैबिनेट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर इंक्रीजिंग रिजर्वेशन फॉर SC/ST। तो कर्नाटका की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है और उसके थ्रू शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 15% से 17% कर दिया गया है और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को 3% से 7% कर दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर रिजर्वेशन तो 15% शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स का है, 27% OBC का है, तो ये शेड्यूल ट्राइब का 3% से 7%। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी के हिसाब से भी रिजर्वेशन के क्वांटम को राज्य की सरकार कम ज्यादा कर सकती है। ठीक है भाई? तो अब ये जो नया रिजर्वेशन थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का 15% से 17% और शेड्यूल ट्राइब का 3% से 7%, राज्य की सरकार का ये बोलना है कि 103 कम्युनिटीज शेड्यूल कास्ट के अंदर और 56 कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब के अंदर इससे बेनिफिट करेंगी। ठीक है? और जो कर्नाटका के मिनिस्टर साहब, उनका ये भी बोलना है कि हमें इस बात का आइडिया है कि ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट हम लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी में कंटेस्ट होगा, तो हम जुडिशरी में भी अपने इस डिसीजन में जीत जाएंगे, ऐसा बोला गया है। एक्चुअली में ये जो कर्नाटका की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, किस बेसिस पे लिया है? तो कर्नाटका के ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं HN नागमोहन दास, इनके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही SC रिजर्वेशन 15 से 17% और ST रिजर्वेशन 3 से 7% किया गया। अब बात यह है कि स्टेट के लेवल पे रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश पहले बहुत सी राज्य सरकारें कर चुकी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबने कहीं ना कहीं पहले रिजर्वेशन बढ़ाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस स्टेप को नलीफाई किया। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 50% की जो सीलिंग है रिजर्वेशन की, आप उसको वॉलेट नहीं कर सकते। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% की सीलिंग रखी गई थी। अब देखिए क्या है ना, रिजर्वेशन दोस्तों एक ऐसी चीज थी जो शुरुआत में लेके आई गई थी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, ताकि हमारे देश में सोशल इक्वालिटी लाई जा सके। लेकिन आज की डेट में आप समझ सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसी पर्टिकुलर टूल को देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, जिसको बेनिफिट मिलेगा वो खुश होगा, जिसको बेनिफिट नहीं मिलेगा वो जलेगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी, चाहे आपको मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो। अगर आपको मिल रहा है, नेचुरली आप खुश होगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है, नेचुरली आप बोलोगे कि यार मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैंने सुना कुछ किया है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेशन हुआ,
तो आज की डेट में लोग बोलेंगे कि भाई सच में उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है कई सालों तक, ये बात बिल्कुल सही है। तो अपर कास्ट यहाँ पे अत्याचार करती थी, लेकिन आज की डेट में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई हमने तो ना किया है, पहले होता था, अब हम क्या करें, पहले हुआ है तो ये डिबेट देखिए चलती रहती है। अब इस बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस रिजर्वेशन के मेथडोलॉजी के थ्रू पॉलिटिक्स करती हैं, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती हैं। तो नो डाउट यहाँ पे कर्नाटका कैबिनेट द्वारा इस डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा। अब अगर आपको इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन पास कराना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन जहां 50% की सीलिंग लिमिट वॉयलेट हुई हो, ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस है इंडिया में। तो देखिए, तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन है। तमिलनाडु का 1993 का जो एक्ट आया था उसमें कॉलेजेस में, जॉब्स इन द स्टेट गवर्नमेंट में 69% सीटें रिजर्व की गई हैं। हालांकि एससी एसटी नहीं, तमिलनाडु में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका नंबर ज्यादा है और वहां पे क्लास वाइज रिजर्वेशन को सेग्रीगेट किया गया। और तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन था इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। देखिए क्या है, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसने हमारे संविधान में जोड़ा नवा शेड्यूल। इस नवे शेड्यूल में जो भी लॉज डाले जाएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर नहीं आएंगे। ये जब हमारी पहली सरकार बनी थी उसने ये डिसीजन लिया था। तो अब ओवरऑल बहुत सी राज्य सरकारें ये प्लान कर रही हैं कि जब भी हम रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई लॉ लाएंगे तो उसके नवे शेड्यूल में डाल देंगे। तो नवे शेड्यूल में अगर हम उस रिजर्वेशन रिलेटेड लॉ को डाल देते हैं तो वो चैलेंज नहीं होगा, जुडिशियल चैलेंज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट ये भी कह चुकी है कि 24 अगस्त 1973 केशवानंद भारती जब जजमेंट आया, सॉरी 24 अप्रैल है, 24 अगस्त नहीं, 24 अप्रैल 1973। तो ओवरऑल उस जजमेंट से पहले के जो नियम कानून है उनको आप नवे शेड्यूल में डाल के अगर आपने डाल दिया तो चैलेंज, मतलब 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो नियम कानून थे वो अगर नवे शेड्यूल में डाले गए तो सुप्रीम कोर्ट उनको कंसीडर नहीं कर सकता। लेकिन अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई कानून बनाए और उसको नवे शेड्यूल में डाला गया है तो भाई उसे कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा सकता है, उसे कहीं ना कहीं उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो आज की डेट में टेक्निकली अगर कोई रिजर्वेशन का कानून बना के आप नवे शेड्यूल में डाल भी देते हो तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर सकते हैं। बहरहाल अभी आपने देखा है कि कुछ साल पहले ये जो मराठा रिजर्वेशन आया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और डेफिनेटली यहाँ पे केरला की कैबिनेट के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील जाएंगी जुडिशरी में। तो ये है ओवरऑल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है। अच्छा, एक तो रिजर्वेशन इन जॉब्स, एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन की भी बात होती है। तो आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, अभी के लिए आपको रिजर्वेशन इन जॉब्स और एजुकेशन मिलता है, लेकिन आप एज अ मैटर ऑफ राइट रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्लेम नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन इन प्रमोशन तब मिलेगा अगर सरकारों को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में। तो ये है भाई कर्नाटका कैबिनेट का ये जो डिसीजन है, ये किस हद तक कंटेस्ट होता है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। सेंटर ने लॉन्च किया है प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन काशी तमिल बॉन्ड। तो भाई तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में कल्चरल और सिविलाइजेशनल बॉन्ड को लाने की बात की जा रही है। क्या है कि भाई इम्पोजिशन ऑफ हिंदी अक्रॉस द कंट्री, कंटिन्यूअस डिबेट्स हो रही हैं जिससे हिंदी को कंट्री में इम्पोज करने की बात की जा रही है। अब एक्चुअली में ये जो बातें हैं ना वो तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे करंट में बात भी की थी कि एमके स्टालिन साहब ने बोला कि हमारे ऊपर हिंदी को जबरदस्ती इंप्लीमेंट मत करो। मैंने वो सारा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। तो केंद्र, अभी न्यूज उसके बारे में नहीं है, केंद्र की सरकार ने एक नया प्रोग्राम चलाया। प्रोग्राम है काशी तमिल संगमम, जिससे तमिलनाडु और वाराणसी को कल्चरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके। यह प्रोग्राम इस साल 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में चलाया जाएगा और यह प्रोग्राम विल बी अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। तो तमिल मल्थ कार्तिकेय में यह प्रोग्राम होगा। इस समय पे जितने भी तमिल हाउस होल्ड्स हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू वाराणसी और तमिलनाडु के जो डीप सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, स्पिरिचुअल लिंक्स हैं, इनको खंगाला जाएगा। एक हेरिटेज ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में। और अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। क्या है ना, तमिलनाडु की जो रीजनल पार्टीज है ना वो अक्सर कर तमिलनाडु को बाकी इंडिया से अलग दिखाती है, लेकिन केंद्र की सरकार का ये इनिशिएटिव तमिलनाडु को लोगों को सीधे वाराणसी के लोगों के साथ जोड़ रहा है।
12 ग्रुप्स में 2,500 लोग तमिलनाडु से निकल के वाराणसी जाएंगे बाई ट्रेन। 1 महीने तक ये लोग वाराणसी में घूमेंगे। चेन्नई, रामेश्वरम और कोयम्बटूर से जर्नी शुरू होगी। स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिसंस, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग तमिलनाडु से वाराणसी में जाएंगे। 8 दिन का टूर पैकेज होगा एक इंडिविजुअल के लिए। वैसे तो महीने भर तक ये चलता रहेगा। इस टूर में सेमिनार्स, लेक्चर्स, ग्रुप मीटिंग्स, विजिट्स टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल और जो तमिल कल्चरल हेरिटेज की साइट्स है वाराणसी के अंदर, वहां पे भी विजिट कराई जाएगी। एक 360 डिग्री कनेक्टिविटी बैठाने की कोशिश की जाएगी। ये अवेयरनेस लाया जाएगा कि कैसे हिस्टोरिकली वाराणसी तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड था। और इस प्रकार की जो इनिशिएटिव्स है ना, वो नेशनल यूनिटी को बढ़ाती हैं। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करते रहें, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना, तो पॉलिटिशियंस ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी ये जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी को लेके M.K. स्टालिन साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जंग छेड़ दी, इसको लेके केंद्र की सरकार ये काम कर रही है। तो केंद्र की सरकार ने बोला कि देखो भाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव हमने 2015 में लॉन्च किया था, और उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर साफ साफ लिखा है कि देश के हर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। और ये प्रोग्राम तमिलनाडु और वाराणसी के बीच का हम बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से प्लान कर रहा है, फाइनली यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कोई रिएक्शनरी प्रोग्राम नहीं है, ये लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रोग्राम है। ठीक है, और डेफिनेटली इस प्रकार के प्रोग्राम पोटेंशियल रखते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इश्यूज राइजिंग। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स इन्फ्रिंज अपॉन लैंड राइट्स ऑफ ट्राइब्स पीपल, एसटी पैनल। देखिए, हर्ष चौहान जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के, उन्होंने सरकार को कॉशन किया। उन्होंने ये बोला है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ट्राइबल पीपल की वेलबींग और राइट्स को देखें। अब हुआ ये है कि रिसेंटली ही नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 लागू किए गए केंद्र की सरकार के द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने इनको स्टडी किया और ये बोला कि भाई ये जो नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 है ना, ये ट्राइबल के राइट्स को छीन ले जाएंगे। इसलिए अभी के लिए यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को इन रूल्स को होल्ड पे रखना पड़ेगा। समझ गया? तो मतलब ओवरऑल ओपनली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने सरकार को यह बोला है कि जो नए 2022 के रूल आए हैं, इनको आप होल्ड पे रखिए। अभी के लिए जो आपके 2017 वाले रूल्स हैं, उन्हीं को इंप्लीमेंट करो। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये किस बेसिस पे बोल रहा है? क्या ताकत भी है एनएससी एसटी के पास? देखिए, ताकत तो नहीं है। फाइनल पॉलिसी बनाने की ताकत यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के पास है। बट अगर ओपनली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कुछ, शेड्यूल्ड ट्राइब कुछ बोल रहा है, तो उसका सब्सटेंस बहुत है, उसकी बात में वजन बहुत होगा। अब क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का ये बोलना है कि जो नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है ना 2022 के, ये ट्राइबल के राइट्स को दबाएंगे, इन्फ्रिंज करेंगे। और यही बात अपोजिशन कांग्रेस भी बोल रही है। ये रूल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जून 2022 में निकाले गए थे ईज ऑफ डूइंग मिशन के अंदर। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम केंद्र की सरकार ने यह भी बोला था कि इनके साथ हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस बात पे भरोसा नहीं आया सरकार की, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने एक 6 मेंबर का वर्किंग ग्रुप बनाया। और इस 6 मेंबर के वर्किंग ग्रुप में मेंबर्स ऑफ द कमीशन थे, एक्सपर्ट्स थे। इनका काम क्या था कि ये देखेंगे कि जो रूल्स इशू किए गए हैं जून में, क्या वो किसी भी प्रकार से फॉरेस्ट राइट एक्ट को वायलेट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा रूल यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को वायलेट कर रहा है। अब समझिए, जो नए रूल्स हैं वो प्राइवेट डेवलपर्स को ये परमिशन देते हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड क्लियर कर सकते हो कहीं और पे कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करके, और इस फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने के लिए आपको ग्राम सभा की प्रायर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी गांव के इलाके में ग्राम सभा से पूछे बिना वहां पे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। अब ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग नियम है। देखिए, हमारी पंचायत का बेसिक सिद्धांत क्या है, जो ग्राम सभा बनी है, कि भाई ओवरऑल उनके इलाके में जो कुछ भी हो रहा है वो राजी बाजी से हो, सब लोगों को पता हो, सब लोगों को लगे कि उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है। और यहाँ पे केंद्र की सरकार बोल रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के अंदर कि जिस भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ठेका दिया जाएगा, वो बिना ग्राम सभा की परमिशन के डेवलपमेंट कर सकती है, पेड़ काट सकती है, लैंड क्लियर कर सकती है, अपना धंधा शुरू कर सकती है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने बोला कि भाई ये नहीं हो पाएगा, ये नियम आपके क्लियरली और ब्लैटेंटली वॉयलेट कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को। देखिए, वैसे तो
फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स पहली बार आए थे 2003 में, बाद में इनको 2004, 2014, 2017 में अमेंड किया गया। अब जो नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल हैं 2022 के, ये पहले के सारे रूल्स को ओवरराइड करते हैं, और ये ओवरराइडिंग पावर्स बहुत हद तक फॉरेस्ट राइट एक्ट को डायरेक्टली वायलेट कर रही है। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने सीधे सीधे यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को बोला है कि 2022 के रूलों को होल्ड पे रखिए। अब केंद्र की सरकार होल्ड पे रखती है नहीं रखती है, किस हद तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे केंद्र की सरकार को रोक पाएगा, ये तो भाई देखो आगे आने वाला समय ही बताने वाला है। लेकिन जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि नहीं भाई, इन रूलों से ट्राइबल के राइट्स नहीं जाएंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इस बात को मानने से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने मना कर दिया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सरकार को बोल रहा है कि भाई आप मजाक कर रहे हो क्या? एक तरफ आप बोल रहे हो कि प्राइवेट डेवलपर आके फॉरेस्ट को साफ करके कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ग्राम सभा की परमिशन नहीं लगेगी, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट होगा, तो कौन इंप्लीमेंट करेगा जब आप ग्राम सभा की ताकत ही लिए ले रहे हो? तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो नए रूल हैं ये अलग ही लेवल का बवाल शुरू कर देंगे, कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ा देंगे, राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के बीच में जो झड़प है, जो कन्फ्रंटेशन है, वो इससे बढ़ सकती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये क्या करता है? ये स्टेट मतलब सरकार की ताकत को रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट का डिरिजर्वेशन करने में। देखिए, फॉरेस्ट का इस्तेमाल, फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये केवल सरकार अपने बेसिस पे नहीं डिसाइड करेगी। इसके लिए प्रॉपर नियम कानून है कि भाई ग्राम सभा के साथ डिस्कस किया जाएगा, लोकल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। तो ये सब चीजें वायलेट हो जाती हैं इस नए इन्वायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स से, ठीक है। आदिवासी के राइट्स भी इफेक्ट होंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट तो इफेक्ट होगा ही होगा, पेसा इफेक्ट होगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो ये सब बातें बोली जा रही हैं। एफआरए के जो नियम कानून निकाले गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा 3 अगस्त 2009 को, उन्होंने साफ साफ बोला है कि प्रायर कंसल्टेशन विद ग्राम सभा इज मैंडेटरी फॉर डाइवर्टिंग एनी फॉरेस्ट लैंड। किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो प्रायर कंसेंट लगेगी ग्राम सभा की। ये प्रायर कंसेंट यहां पे ली नहीं जा रही। फिर अगला आर्टिकल, लिज ट्रस अनाउंसेस एग्जिट। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल से मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं, अब फिर से आपको यहां पे बताने की जरूरत नहीं। देखिए, लिज ट्रस बहुत ही अनफॉर्चुनेट मूवमेंट पे यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ऑलरेडी इनके सामने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और इन्होंने कुछ नई प्रॉब्लम्स यहां पे खड़ी कर दी, टैक्स कट वगैरह करके, ओवरऑल अपने फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ लड़के। तो डिटेल में लेक्चर का मैं आपको शुरू में रेफरेंस दे चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। अभी ये हिंदी वाला आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, नॉर्थ इंडिया में जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है इसको लेके। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन अगर नहीं दबाया दबा दीजिएगा दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, फिर से भैया ठंडी आ रही है, स्मॉगी विंटर आने वाला है, पानी बरसना बंद हो रहा है, और स्टबल बर्निंग के ऊपर बातचीत, स्टबल बर्निंग के रिस्पेक्ट में ओवरऑल न्यूज कवरेज, ये सब कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो रिकरेंटली होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले से भी हम लोग स्टबल बर्निंग के बारे में बातचीत कर ही रहे हैं। तो इस साल के स्टबल बर्निंग में क्या होगा, क्या हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस करेंगे, किस प्रकार से सरकार स्टेप्स वगैरह लेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत है। पहले भी हुई है, अभी भी कर रहे हैं। अब क्या है कि अब सैटेलाइट इमेज के थ्रू ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कितनी फॉरेस्ट फायर लग रही है हर दिन, किस हद तक ये जो स्टबल बर्निंग है वो पियर एयर क्वालिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी यहाँ पे पता चल रहा है। अगर आप देखो तो इस समय पे जो फार्मर है, फार्मर को एक निगेटिव लाइट में देखा जाता है। जो दिल्ली के अर्बन सिटीजन है वो खुद डरे हुए हैं, बिल्कुल स्मॉग जैसा माहौल हो जाता है। कुछ साल पहले की तो बात है, ओवरऑल दिल्ली में सूरज ही नहीं दिख रहा था, इतना स्मॉग था। तो जो लोग इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े एक्टिव हैं वो फार्मर्स को यहाँ पे निगेटिव लाइफ से देख रहे हैं, लेकिन फार्मर की प्रॉब्लम को भी समझना है। ये जो स्टबल बर्निंग की परेशानी शुरू हुई है पंजाब और हरियाणा के इलाकों में, ये कब शुरू हुई है? तो इसका उदय होता है 1960s 1970s में। 1960s 1970s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और हरित क्रांति में बहुत से स्टेप्स लिए गए, जैसे कि एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने का बेसिक तरीका ही बदल दिया गया। हाई यील्डिंग वेराइटीज पैडी और वीट की लाई गई। बेसिकली एग्रीकल्चर दो क्रॉप्स के, पूरा का पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन दो क्रॉप्स के इर्द गिर्द घूम रहा था, पैडी और वीट।
और बाकी क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में पैडी तो पानी ज़्यादा खाते ही है, वीट भी ज़्यादा पानी खाता है। तो एक तो पैडी और वीट बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थी, पैडी खासकर, ठीक है ना। अब इनको उगाने के लिए फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडी तो देखो जा ही रही थी। शुरुआत में तो हमको इसके बहुत फ़ायदे देखने को मिले, हमारे गोडाउन्स चावल और गेहूं से भरने शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखो तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज़ भी एक्सपोनेंशियली शुरू हुआ, हमारी वाटर टेबल्स डिप्लीट होने लगी, एक वाटर क्राइसिस आने लगी पंजाब हरियाणा के अंदर। फिर पंजाब और हरियाणा का झक्का खुला, उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। तो फार्मर्स के बीच में उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया कि आप अपनी खेती मॉनसून के समय पे करिए, ग्राउंड वाटर का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम इस्तेमाल करिए। तो राबी और खरीफ क्रॉप्स के बेसिस पे यहाँ पे खेती वगैरह की जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम थी, राबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कुछ 14-15 दिनों के बीच में पुरानी फसल से खेत को साफ करके नई फसलों की सीड्स डालनी होती है। तो ओवरऑल 15 से 20 दिन का गैप मिलता है यहाँ पे। अब बड़े एकदम एकड़ में आपके पैडी स्टॉक लगे हुए हैं, तो एकदम से 10-15 दिनों में पैडी स्टॉक कैसे हटाओगे और नई क्रॉप के लिए वहां पे फील्ड कैसे तैयार करोगे। तो वो जो पैडी के डंठल होते हैं ना, इनको आग लगा देते थे फार्मर। अब शुरू में तो स्टबल बर्निंग का उतना हमें आफ्टर इम्पैक्ट दिखा नहीं। स्टबल बर्निंग आज से नहीं हो रही है, ये 1970s से हो रही है। अब चूंकि एमिशंस इंडिया में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि विंटर के समय पे वो पॉल्यूशन हमें नज़र आने लगता है। तो अब जाके हमारा झक्का खुला है 1970s से। अभी अगर हम थोड़ा भी सस्टेनेबली सोच लेते तो इस समय पे इतने बुरे हालात नहीं हो जाते। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। शुरू में सरकार ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की कोशिश की, स्टबल बर्निंग के एक्ट को क्रिमिनलाइज किया, फिर इसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ। तो फिर क्रिमिनलाइजेशन वाला एलिमेंट यहाँ पे हटाया गया। बहुत सारे एक्स सीटू और इन सीटू सॉल्यूशंस देखे गए। एक्स सीटू मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन को प्लेस ऑफ साइट पे इंप्लीमेंट ना करके बाहर इंप्लीमेंट करना। इन सीटू मतलब प्लेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जहाँ पे ओवरऑल एक्टिविटी हो रही है वहीं पे उसको इंप्लीमेंट करना। तो इन सीटू मेजर्स यहाँ पे क्या क्या लिए गए, तो भाई हैप्पी सीडर्स, बायो डिकम्पोजर्स को इस्तेमाल किया गया एज इन सीटू सॉल्यूशन। एक्स सीटू सॉल्यूशन में क्या किया गया, कलेक्टिंग एंड यूजिंग स्टबल एज फ्यूल इन बॉयलर्स। तो स्टबल को बॉयलर में इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाना और इथेनॉल को कोयले के साथ जलाना, जिससे ओवरऑल कोयले से जो पॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कम हो जाए और कैलोरीफिक वैल्यू पे उतना इम्पैक्ट ना आए। तो कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद नो डाउट हम कुछ तो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। लेकिन स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को बनने में 40 साल लगे हैं, तो इसको जाने में भी कुछ साल तो लगने वाले हैं। अर्जेंट बेसिस पे हम काम जरूर कर रहे हैं, बट ओवरऑल साल दर साल ये जो ठंडियों के समय पे दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में जो गंदी हवा होती है ना, वो ओवरऑल लोगों का जीना बेहाल कर देती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पंजाब हरियाणा के बगल में दिल्ली है, दिल्ली में प्रॉब्लम एविडेंटली दिख रही है इसलिए लोग परेशान हैं। बट पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग से पॉल्यूशन पैदा होता है ना, वो बिहार वेस्ट बंगाल जो कि थोड़ा दूर है पंजाब हरियाणा से, वहां तक इम्पैक्ट डालता है। पूरी की पूरी वैल्यू चेन एग्रीकल्चर में इसकी वजह से इफेक्ट होती है। जितने भी लोग इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के टच में आते हैं उनके हेल्थ इंडिकेटर्स गिरते हैं, और जब हेल्थ इंडिकेटर्स गिरते हैं तो हमारी ही देश की इफेक्टिविटी, जीडीपी और इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में। वो ऐसा इम्पैक्ट होता है कि हमको नजर नहीं आता। अब कोई बीमार हो गया तो वो बीमारी अगर किसी ऐसी ही पॉल्यूटेड एक्टिविटी की वजह से हुई है तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगी, एंड दैट इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन हम इस चीज को क्वांटिफाई नहीं करते। तो इस प्रकार की अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी इकोनॉमी को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, इस बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस हमें यह भी जानना है कि हम ओवरऑल उन क्रॉप्स को उगाएं जो कि इतनी ज़्यादा क्लाइमेट इंटेंसिव ना हो, जो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि अब पैडी के डंठल काटने में स्टबल बर्निंग पड़ती है, लेकिन अगर हम कॉटन मेज पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाएं तो उतनी स्टबल बर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, उतना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। समझ गए भाई? तो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, वाटर, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इन सबको एक सामंजस्य में लेके चलना है। ये एंथ्रोपोसीन का इलाका है। एंथ्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट, इकोनॉमी सब कुछ इफेक्ट हो रही है। तो कितनी कम से कम इफेक्ट हो उतना ही बेटर हमारा मैनेजमेंट होगा। ठीक है।
ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेनी टंग्स। अब देखिए, रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी, जिसको हेड करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और उसमें यह बोला गया कि हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं, वहां पे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन की, कॉलेजेस वगैरह हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पे हिंदी में चीजें पढ़ाई जाए, और जो रीजनल कॉलेजेस हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पे तेलुगु और मलयालम और तमिल जो भी वहां की भाषा है उसमें पढ़ाई जाए। अब इस बात को लेके काफी बवाल हो गया। उस बवाल के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात हो रही है जर्नलिस्ट को कितनी भाषाएं आती हैं। हमारे 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ज्यादातर इंडियन 2 से 3 भाषाएं बोल पाते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट है वो ये बोल रहा है कि मुझे उन लोगों से जलन है जो 5 से 6 भाषाएं बोल पाते हैं। एक रिपोर्टर जितनी ज्यादा भाषाएं बोल पाएगा उतनी ही अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएगा, उतने ही अच्छे सोर्सेस का एक्सेस उसके पास होगा। अब जैसे ये जो जर्नलिस्ट है, ये इंग्लिश, हिंदी और मलयालम को बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। तो जब भी ये दिल्ली में एज अ क्राइम रिपोर्टर काम कर रहे थे, तो बहुत बड़ा पुलिस सर्कल है मलयालीज का, तो मलयालीज के साथ बातचीत करने में इनको आसानी थी। चूंकि इनको मलयालम आती थी तो इसका इनको काफी एडवांटेज मिला। थोड़ा बहुत बंगला पंजाबी भी समझ लेते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स बंगला में बात करने लगते हैं, तो उनकी बातों को समझने के लिए हल्की फुल्की जो बंगला का इनको नॉलेज है वो भी इनको काफी मदद देता है। तमिल में जो 1-2 लाइन्स है वो जो इनको पता है वो इनको रिपोर्टिंग में काफी मदद करती है। क्योंकि देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो जितनी जल्दी आप दूसरे की भाषाओं को समझ पाओगे, उतनी ही जल्दी आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाओगे, उतने ही ज्यादा आपके सोर्सेज होंगे, आप ग्राउंड लेवल पे अपनी धाक जमा पाओगे। तो बेसिकली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि मल्टी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी रिपोर्टिंग और जर्नलिस्ट फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम की है। जितने जर्नलिस्ट ज्यादा भाषाएं जानते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का एडवांटेज होता है। इलेक्शंस के समय पे इलेक्टोरल चॉइसेस के रिस्पेक्ट में जब कवरेज होती है, द मोर लैंग्वेजेस अ पर्टिकुलर रिपोर्टर नोस, द मोर एडवांटेजेस पोजीशन ही इज इन। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस हिंदी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि हिंदी को लेके इतनी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हिंदी के सिंटैक्सेस भी अलग अलग इलाके में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में बोले जाने वाली हिंदी और बिहार में बेगूसराय में बोले जाने वाली हिंदी में बहुत फर्क है दोनों हिंदी ही, लेकिन टोन का, टेन्योर का, सिंटैक्स का, बोली में फर्क आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, चेक्स नो बैलेंसेस। देखिए, चाइना लगातार इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने वाले आतंकवादियों को बचाता रहता है। इस साल 5 बार ऐसा चाइना कर चुका है। देखिए, सिंस जून न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन 5 प्रपोजल्स लेके आ चुके हैं टेररिस्टों को डेजिग्नेट करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिट ये सैंक्शंस कमिटी में। लेकिन हर बार चाइना इन प्रपोजल्स को ब्लॉक कर देता है। हर बार चाइना यहां पे ओपनली एक प्रो पाकिस्तान टिल्ट दिखाता है। इस साल अगर आप देखो तो पहले जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई रौफ असगर को, और लश्कर तैयबा का लीडर अब्दुल रहमान मक्की जो कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है, इसको, फिर 26/11 का जो हैंडलर था साजिद मीर, इसको लिस्ट करवाने की कोशिश की थी इंडिया और यूएस ने मिलकर। चाइना ने इसको टेक्निकल होल्ड लगाया। फिर अभी रिसेंटली कल की न्यूज है, ताला सईद जो कि हाफिज सईद का बेटा है, और शाहिद महमूद जो कि टेरर ग्रुप के बिहाफ पे रिक्रूटिंग करता है, फंड्स कलेक्ट करता है, एक सब ग्रुपिंग का पार्ट है, इन दोनों को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाने की कोशिश की यूएस इंडिया ने, लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। बेसिकली ये जितने भी आतंकवादी हैं 5 के 5, ये इंडिया की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की टेरर लिस्ट में आते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ट्रेजरी लिस्ट पे भी आते हैं। ये सब जानते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व हैं। इन टेररिस्टों ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर इंडिया में बहुत से टेररिस्ट अटैक करवाए, चाहे वो IC 814 हाईजैक हो, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे मुंबई 26/11 अटैक हो, चाहे पठानकोट अटैक हो, उड़ी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, ये टेररिस्ट वहां एक्टिव थे। और ये बात क्वांटिफाइड है, डॉक्यूमेंटेड है। इस बात को जानने के बावजूद चाइना यहां पे एक एंटी इंडिया टिल्ट दिखाता है। इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्ट मचा के इन लोगों ने मासूम लोगों की जान की, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना यहां पे प्रो पाकिस्तान टिल्ट दिखाता है और एक एंटी इंडिया बाइस दिखाता है। ओवरऑल इन टेररिस्टों को लगातार बचाता है चाइना।
और चाइना का रिस्पॉन्स बहुत, अब आप कह सकते हो कि रेगुलर सा हो गया। इट इज कंसिस्टेंटली रिकैलकुलेटेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। हमें डर लगता है कि जब उनकी उइगुर माइनॉरिटी को लेकर रेजोल्यूशन हमने अगर फेवर में पास कर दिया तो पता नहीं चाइना यहाँ पे क्या मतलब वापस रिटॉर्ट करेगा। लेकिन उनका पाकिस्तान बायस पूरी तरीके से बना हुआ। तो अब हमारी सरकार के पास कितनी चॉइसेस हैं? केवल 3 चॉइसेस हैं। एक तो गवर्नमेंट कैन अबेंडन द एफर्ट अंटिल चाइना कैन बी परसुएडेड टू चेंज हिज स्टांस। मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट कोशिश करना ही छोड़ दे इन टेररिस्टों को ओवरऑल सैंक्शंस कमेटी में लाने की। ठीक है, पहली चीज तो ये, अब ये हारी हुई सी अप्रोच है कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच तो है भैया मोसाद की, कि घुस घुस के मार दो, 2-3 अपने सीक्रेट एजेंट डिप्लॉय करो, मारने लगो। लेकिन ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है कि सैफ अली खान ओवरऑल फैंटम में पाकिस्तान चले गए और हाफिज सईद को मारा है। रियल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी इंडिया करेगा, इंडिया इज कैपेबल कर सकता है, फिर इस प्रकार की एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से भी होने लगेंगी। पाकिस्तान के स्पाइज आके हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने लगेंगे, तो फिर वो एक प्रकार का आप कह लो बवाली शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे चॉइस क्या बता रहे हैं कि भाई इंडिया कोशिश करना छोड़ दे। दूसरा क्या है कि इंडिया कोशिश करता रहे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना टेक्निकल होल्ड लगाए, तो चाइना का असली चेहरा इंडिया पूरी दुनिया को दिखाए कि देखो ये कंट्री टेररिस्टों को सपोर्ट देती है। तीसरा ये किया जा सकता है कि चाइना के साथ बैठ के बातचीत किया जाए। अब चाइना के साथ बैठ के बातचीत करने वाला पॉइंट 2 साल से पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं लगता है। जब से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने इंक्रोचमेंट किया है, तब से एक बात तो हर इंडियन को क्लियर हो जानी चाहिए कि चाइना का बेसिक नेचर एंटी इंडिया है। उनके साथ जब आप बातचीत करना चाहोगे ना, तो उस नेगोशिएशन में भी वो अपना एडवांटेज ही ढूंढेंगे। हो सकता है कि इन टेररिस्ट के डेजिग्नेट करवाने के लिए वो इंडिया से बोल दें कि ठीक है भाई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इतना स्क्वायर किलोमीटर हमारा। तो इस प्रकार की कंट्री के साथ आप बहुत ज्यादा निगोशिएट भी नहीं कर सकते। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स के पास इस समय पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के फॉर्म में। अब इससे पहले चाइना ने एक बार पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग में मदद की है। जैसे 2012 से 2015 में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट किया गया था, चाइना ने ग्रे लिस्ट में अप्रूवल दिखाया था। देखिए, यूनिलैटरली चाइना ग्रे लिस्टिंग रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, इस समय पे चाइना पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की। अभी रिसेंटली जो मीटिंग होने वाली पेरिस में, हो सकता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो हमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं कि किस प्रकार से हम चाइना के साथ मिलके अपने जो विक्टिम्स हैं ऑफ ग्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उनको इंसाफ दिला सकें। बट चाइना एक ऐसा देश है जो अपने ही कंट्री के नागरिकों के राइट्स को नहीं समझता, तो वो इंडिया के नागरिकों के राइट्स को क्या समझेगा? तो ओवरऑल टेररिज्म के रिस्पेक्ट में तो भैया चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि भाई इंगेज करके इंडिया के साथ वो किसी मीनिंगफुल डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा। ओवरऑल इस प्रकार के टेरर अटैक्स को रोकने के लिए लीस्ट चांसेस नजर आते हैं। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रेसिडेंट बन गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट। बस इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जब ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो गांधी फैमिली के 3 दिग्गज है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके सपोर्ट से ही वो बने हैं। अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो नहीं बन पाते। तो ये जो फीलिंग है वो गांधी फैमिली को थोड़ा सा कमजोर कर रही है। लेकिन फिर भी ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब वो उदयपुर डिक्लेरेशन को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करें। इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पोजीशंस हैं वो ग्राउंड लेवल के नए खून के लिए खुली हुई हो, ना कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मेंबर्स के लिए। जरूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का चैलेंज देना है तो कांग्रेस में नए बडिंग चेहरे ऊपर आए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये ना लगे कि कांग्रेस पार्टी में जो कमांड में है वो 3 गांधी फैमिली के स्काइंस के विल एंड फैंसी के हिसाब से बैठा हुआ है। तो ये सब बातें, मतलब ओवरऑल ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर निकल के आ रही है, जेन्युइन लगनी चाहिए। शशि थरूर साहब भी खड़े थे वोटिंग में, 1000 वोट्स इनको मिले, अनफॉर्चुनेटली ये जीत नहीं पाए। बट ठीक है, ओवरऑल एक इंटरनल डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म कांग्रेस के अंदर देखने को मिला है। ये मैकेनिज्म और इवॉल्व हो, गांधी फैमिली की इंटरफेरेंस कम हो, तो ही कांग्रेस पार्टी एक इफेक्टिव पार्टी की तरह उभर के सामने आ पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।